नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। बद्रीनाथ धाम को लेकर सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का कड़ा विरोध किया गया, जहां समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अधिकतर मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं, यहां तक कि बद्रीनाथ धाम की 8वीं शताब्दी तक बौद्ध मठ था। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर उत्तराखंड में चौतरफा विरोध देखने को मिल रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है और कहा कि करोड़ों श्रद्धालु की आस्था के केंद्र श्री बद्रीनाथ धाम पर समाजवादी पार्टी के नेता की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के एक नेता का बयान कांग्रेस और उसके सहयोगी देश और धर्म विरोधी सोच को दर्शाता है। इसके साथ ही उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ धाम को की गई टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालु का आस्था का केंद्र है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का विचार विपक्षी दलों में सिमी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की विचारधारा के वर्चस्व को भी प्रकट करता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का चौतरफा विरोध किया जा रहा है। बद्रीनाथ को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस बयान को उन्होंने तो इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभय, हमेशा से विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद, विवादित बयान के बाद आखिर क्या राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी राजनीतिक उठापटक यह समझी जा सकती है कि उत्तराखंड में एक बार फिर जो धार्मिक जो सियासत जो होती है, जो बयानबाजी होती है, वो बयानबाजी यहाँ पर एक बार फिर चरम पर होने लगी है। जो धर्म को लेकर जिस प्रकार से सवाल यहाँ पर खड़े किए गए, बद्रीनाथ धाम को लेकर जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बात यहाँ पर कही, अपना बयान यहाँ पर दिया, तो उसको लेकर अब कह सकते हैं कि पूरे उत्तराखंड में आक्रोश भड़कने लगा है। चाहे सिख पुरोहित हो या राजनीतिक लोग हो, सभी लोग उस बयान की निंदा करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान सीधे तौर पर उत्तराखंड में इस समय चार धाम यात्रा जो संचालित हो रही है, उस समय इस तरह का बयान आना ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दोषपूर्ण कहा जा सकता है। तो इसको लेकर अभी अभय, क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? आपको मेरी आवाज आ पा रही है? तो लग रहा है उनका संपर्क अभी हो नहीं पा रहा है अभय कैंतुरा से। उसके बाद दोबारा से उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर सीएम धामी पुष्कर सिंह धामी ने उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो वहीं बढ़ते हैं आगे। देहरादून पूर्व एआईएस रामविलास यादव को मिली शॉर्ट टर्म बेल। इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने दी है पूर्व आईएएस को शॉर्ट टर्म बेल। 30 दिन की शॉर्ट टर्म जमानत मिली है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित का आरोप है उन पर। रामविलास से कोर्ट के सामने पेश किया था प्रार्थना पत्र। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस को शॉर्ट टर्म बेल दी है। रामविलास ने कोर्ट के सामने पेश किया था प्रार्थना पत्र। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का उन पर आरोप है, जिसके चलते रामविलास ने कोर्ट के सामने प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके चलते उनको बेल दी गई है शॉर्ट टर्म। तो पूर्व आईएएस रामविलास यादव को शॉर्ट टर्म बेल दी गई है। हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस को तो इस खबर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तुषार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तुषार, हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस को शॉर्ट टर्म बेल दी है, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, एक कहा जा सकता है कि रामविलास यादव को एक बड़ी राहत हाईकोर्ट ने दी है। उन पर आरोप है कि उन्होंने कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की है अपने जो कार्यकाल है। रामविलास की बात की जाए तो वो लखनऊ में भी जो प्राधिकरण है उसके सचिव रह चुके हैं और साथ साथ उत्तराखंड के जो समाज कल्याण विभाग है उसके भी अपर सचिव रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कई संपत्ति अर्जित की है जो पूरी तरह से गैर कानूनी थी और जो उन्होंने
भ्रष्टाचार करके इस तरह के आरोप उन पर लगे हैं। उसके बाद एक लखनऊ के याचिकाकर्ता ने उस पर उनकी शिकायत करी थी कि उनके पास आय से अधिक संपत्ति है, और जिस पर विजिलेंस की टीम ने 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया था। जिसके बाद अब आज जो नैनीताल हाई कोर्ट है उन्होंने एक राहत दी है। ये प्रार्थना पत्र जो रामविलास यादव है उन्होंने हाई कोर्ट में लिखा कि उनका स्वास्थ्य खराब है और उन्हें दिल्ली जाना है, एम्स में इलाज है। इसके लिए 1 महीने की छुट्टी मांगी थी, जिसके बाद जो हाई कोर्ट है उसने 20 दिन का उन्हें रिहाई है, जिसमें वो अपना इलाज कर सकते हैं, लेकिन वो देश से बाहर नहीं जा सकते। इसके लिए हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। फिलहाल 20 दिन की जो रिहाई है वो रामविलास यादव को मिली है, जिसके बाद वो अब दिल्ली जा सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। जी, तो ये तुषार, ये मामला कब का बताया जा रहा है? अगर ये मामले की बात की जाए पूरे रामविलास यादव की, तो इनका 2022 में उत्तराखंड में ये समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव थे उस दौरान, और उस दौरान लखनऊ के एक याचिकाकर्ता ने एक शिकायत की थी, जिसमें उन्हें ये आरोप लगाए थे कि जो रामविलास यादव है उनके पास आय से अधिक कई गुना जो संपत्ति अर्जित करी है। और ये सामने भी आया है, विजिलेंस की जो टीम ने जो जांच की थी उसमें 500 गुना उनकी जो संपत्ति थी वो अधिक थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उनकी जितनी भी संपत्ति थी उन्हें सीज कर लिया गया है, या फिर उस पर जांच अभी भी चल रही है। लेकिन जो आरोप उन पर लगे हैं वो बहुत गंभीर है, और 500 से अधिक जो आय की संपत्ति उनके पास है, कहीं ना कहीं चौंकाने वाली भी है। जिसके बाद जो सरकार है, जो राज्य सरकार है, और साथ साथ जो कोर्ट है उसने कड़ा फैसला लेते हुए उन्हें कई सजा सुनाई थी। फिलहाल जो उनका केस है वो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उन्हें 20 दिन की अभी फिलहाल छूट दी गई है, और ये कल नैनीताल हाई कोर्ट ने ये तो तुषार, आय से अधिक मामले में पूर्व आईएएस को शॉर्ट टर्म बेल दी गई है। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए तुषार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में डेंगू के बाद अब आई फ्लू संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जहां अस्पतालों की ओपीडी में आई फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है, तो वहीं 4 जिलों में 102 डेंगू के मामले भी सामने आ चुके हैं, और इसमें देहरादून जिले में सबसे अधिक 94 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। आपको बता दें, प्रदेश में डेंगू के कुल 102 मामले मिले हैं। इसमें देहरादून में 94, नैनीताल में 4, पौड़ी में 2 और हरिद्वार जिले में 1 मामला सामने आया है। तो देहरादून में प्रदेश में डेंगू के बाद अब आई फ्लू ने दस्तक दे दी है। ओपीडी में लगातार आई फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय मित्तल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, पहले डेंगू के बाद अब आई फ्लू ने दस्तक दे दी है, क्या तैयारियां की है प्रशासन ने इसको लेकर? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में लगातार एक के बाद एक जो मुसीबतें हैं वो यहाँ पर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले ये कह सकते हैं कि आसमान से जो बारिश बरस रही थी वो आफत की बारिश बन रही थी। उसके बाद जो डेंगू का कहर था वो डेंगू का कहर यहाँ पर देखने को मिल रहा था, और अभी ये आई फ्लू के जो मामले हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट होने की बात जरूर कर रहा है, लेकिन अधूरे प्रचार प्रसार के माध्यम से ये कह सकते हैं कि वो जागरूकता अभी तक देखने को नहीं मिल पा रही है बीमारियों को जो होनी चाहिए थी। लगातार विभाग दावे जरूर यहाँ पर कर रहा है कि पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन पिछले जो अनुभव यहाँ पर रहे, पिछले जो आंकड़े बताते हैं इन बीमारियों को, ऐसे में समझा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर भी सवाल उठने यहाँ पर लाजमी हो चुके हैं कि मानसून सीजन में डेंगू के बाद आई फ्लू के बढ़ते मामले विभाग के लिए बड़ी चिंता का विषय यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि अगर आधी अधूरी तैयारी के साथ स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर चल रहा है तो फिर उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ा चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विभाग के लिए इस समय सबसे बड़ा चिंतनीय विषय भी है, और आने वाले दिनों में अगर तैयारी पूरी नहीं होती है तो फिर विभाग की जो मुश्किलें होंगी और बढ़ती नजर आएंगी। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अजय मित्तल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, 4 जिलों में 102 डेंगू के मामले सामने आए हैं देहरादून में। इसके चलते लगातार डेंगू के बाद आई फ्लू ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते प्रशासन लगातार सतर्क मोड पर है। तमाम जानकारी रुकते छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। सीधे ले चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। और कोई अगर पहला नंबर प्राप्त कर लेता था, यानी कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाता था, तो उसकी चर्चा
लंबे समय तक होती थी। और दूर दूर कोई कार्यक्रम हो, कोई त्योहार हो, कोई शादी ब्रात हो, कोई भी ऐसा आयोजन हो रहा हो, तो निश्चित रूप से उस छात्र के बारे में या उस छात्रा के बारे में वहां चर्चा होती थी। आज मैं आश्चर्यचकित हूं कि हमारे छात्र सुशांत ने हाई स्कूल परीक्षा में 99% अंक, हमारी छात्रा तनु ने इंटरमीडिएट में 99% अंक प्राप्त किए हैं। ये बताता है कि ये हमारा बौद्धिक स्तर किस प्रकार से ऊंचा हो रहा है। हालांकि हाई स्कूल में यदि द्वितीय स्थान की बात करें तो 12 बच्चों के 98% अंक हैं, तो और इंटरमीडिएट स्तर पर 21 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 95% ऐसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। मैं आज के अवसर पर अपने सभी जो मेधावी छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनसे यही कहना चाहूंगा कि परिश्रम का कोई विकल्प जीवन में नहीं होता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि लाइफ में बहुत सारे शॉर्टकट हैं। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और ये केवल विद्यार्थी जीवन की बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत सारे नए आयामों को छूना है, नए विषयों को छूना है, नए नए क्षेत्रों में प्रवेश करना है। हर क्षेत्र में प्यारे बच्चों, आप सभी जो चुनौतियां जीवन में आने वाली हैं, अगर आप सब लोग आज से ही इस प्रकार से काम करेंगे, और मेरा मानना है कि शिक्षा में भक्ति जैसी सारगर्भिता होनी चाहिए। भक्ति जिसमें शक्ति होती है, और भक्ति से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। अहंकार कदापि नहीं होना चाहिए। कई बार अहंकार हमको जो है बहुत नुकसान कर देता है, क्योंकि भक्ति के द्वारा रावण ने कैलाश पर्वत तक उठा लिया था, और अहंकार से वशीभूत होकर वो अंगद के पैर को भी नहीं हिला पाया था। और इसलिए अगर आपने ये सोच लिया कि अब तो 99% आ गए हैं, 98% आ गए हैं, 97 आ गए हैं, 96 आ गए हैं, 95 आ गए हैं, तो अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा मन में भाव आ जाएगा तो ये निश्चित मानिए कि आने वाले समय में आपको मुश्किल होगी। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, और मैं यहाँ पर आया हूं आपके बीच में, तो जो मेरे जीवन का जितना मैंने कुछ थोड़ा बहुत जो भी सीखा है, वो मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूं। मैं यहाँ पर कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूं। मैं जब भी विद्यार्थियों के बीच में जाता हूं, तब मुझे लगता है कि मैं भी अभी विद्यार्थी हूं, और ठीक है, मैं आपका जैसा विद्यार्थी तो मैं नहीं बन सकता हूं, धन सिंह जी भी नहीं बन सकते अब, और उदय जी भाई साहब तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमसे पहले के विद्यार्थी हैं। लेकिन वैसे विद्यार्थी व्यक्ति पूरे जीवन भर रहता है, संपूर्ण जीवन भर, जब तक उसके जीवन का अंतिम दिन ना आ जाए, अंतिम क्षण ना आए, तब तक कुछ सीखता रहता है। लेकिन आपका जैसा विद्यार्थी अब हम लोग नहीं बन सकते, इस तरह से क्लास में नहीं बैठ सकते, इस तरह से शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं जा सकते। इसलिए ये समय भी आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। प्यारे बच्चों, यह जीवन की आपकी जो है पहली सीढ़ी है, और आगे जीवन की प्रत्येक सीढ़ी पर आपको चुनौतियां भी मिलने वाली हैं, जिनको आपने अपने विवेक से, बुद्धि से, और माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से उस पर पार पाना है। और मैं कहना चाहता हूं कि मैंने पहले ही कहा कि कई बार हम शॉर्टकट के चक्कर में पड़ते हैं। शॉर्टकट कुछ होता नहीं है, और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। इसलिए लगातार मेहनत करनी है। प्रश्न पत्र के माध्यम से ही जीवन में हमेशा परीक्षा नहीं आती है। ये तो हमारा तैयार एक वो होता है कि ये प्रश्न पत्र आने वाला है, उसका हमारा सिलेबस होता है, उसकी हम लगातार तैयारी करते हैं। कई बार ऐसी चुनौतियां आती हैं जिनका समाधान हमें अपनी पूरी बुद्धि, विवेक, मेधा लगाकर ही उसको पार पाया जा सकता है। आज आप सभी विद्यार्थियों का ये सम्मान
आपके लिए प्रोत्साहन का अवसर है और इससे प्रेरणा लेकर आप अब समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाले हैं। आप लोगों में से कोई प्रशासनिक सेवा में जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा, कोई खिलाड़ी बनेगा, कोई लेखक बनेगा, कोई बड़ा पत्रकार बनेगा, कोई कलाकार बनेगा। और समाज के जिस क्षेत्र में भी जाओ, मैं तो आपसे हमेशा कहता हूं, पिछली बार के जो मेधावी छात्र और छात्राएं थे उन सबसे मैंने कहा कि आप सब लोग विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नेता बनिए। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहां से कह रहा हूं नेता बनिए। नेता जानते हैं ना कौन होता है? नेता वो होता है, लीडर वो होता है जो नेतृत्व करता है। और ये जरूरी नहीं है कि जैसे नेता हम लोग यहाँ पर आपके सामने आ गए, कुर्ता पजामा पहन रखा है, धन सिंह जी बैठे हैं, ऐसे भी 2-4 लोग बन जाएंगे तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस क्षेत्र में जाइए, जिस क्षेत्र में जाइए, उस क्षेत्र में नेतृत्व देने का काम, उस क्षेत्र में अपना सर्वोत्तम देने का काम, यानी कि अपना काम सबसे अच्छे तरीके से करना, सबको दिशा देने का काम, सबको रास्ता दिखाने का काम जो करता है उसको नेता कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जिस क्षेत्र का भी आप चयन करिए, अगर डॉक्टर बनिए तो बहुत अच्छे डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए तो बहुत अच्छे इंजीनियर बनिए, पत्रकार बनिए तो बहुत अच्छे पत्रकार बनिए, व्यापारी बनिए तो उसमें भी नंबर 1 पे बनिए, वैज्ञानिक बनिए तो उसमें भी नंबर 1 पर आइए, किसान बनिए तो किसान में भी जो है नई नई टेक्निक का उपयोग करते हुए सबको एक नया रास्ता दिखाने का काम करिए। यानी जिस क्षेत्र का भी चयन करें, समाज सेवा के क्षेत्र में जाएं तो उस क्षेत्र में भी जो है अपना एक नया रास्ता आप बनाइए। आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश का सामाजिक एवं आर्थिक विकास उस देश में विद्यार्थियों को मिलने वाली जो शिक्षा है उसकी जो क्वालिटी है उस पर निर्भर करता है। इसलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विचार किया इस पर, और समय रहते भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में जो अनेकों प्रकार के संकट थे उन सभी को दूर करने के लिए उन्होंने काम किया, क्योंकि वो जानते थे अगर इसको समय पर पूरा नहीं किया गया तो देश पीछे छूट जाएगा, विकास की दौड़ में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जिसके बारे में अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने कहा, उन्होंने वर्ष 2020 में नए युग की नई चुनौतियों से निपटने के लिए और समय के अनुकूल, समय के लिए जो चुनौती है उससे निपटने के लिए नई शिक्षा नीति को हम सबके सम्मुख रखा है। नई शिक्षा नीति से जहां एक और स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा को नए आयाम प्राप्त होंगे, वहीं इससे सभी वर्ग के लोगों को समानता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर भी प्राप्त होंगे। अभी कल आप सब लोग बहुत सारी बातें रख रहे थे और उनका समाधान नई शिक्षा नीति में है। उसको हमें शिक्षा मंत्री जी ने कल बताया भी आपको। स्कूली स्तर पर कौशल विकास से युवा कार्य कुशल बनेंगे। नई शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चों को रोजगार परक शिक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। साथ ही शोध एवं अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा। विद्यार्थियों में, उनके अंदर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति भी एक सोच विकसित होगी। आप सभी को मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है जिसने स्कूली शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लागू किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प, इसके बारे में मैंने कल भी आप सबके सामने चर्चा की थी, आज फिर से चर्चा कर रहा हूं। विकल्प रहित संकल्प को लेकर और उसे पूर्ण करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। परंतु मेरा ये मानना है कि जब तक इस संकल्प में आप सबका सहयोग प्राप्त नहीं होगा, हमारे बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये संकल्प हमारा पूरा नहीं हो सकता है। हमारे विद्यार्थी भी अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। जो जिस क्षेत्र में भी काम कर रहा है उस क्षेत्र में अपने पूरे मनोयोग के साथ
इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारा सहयोग प्रदान करेंगे, तो निश्चित रूप से ये संकल्प हमारा पूरा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों का जिस प्रकार का सहयोग हमें प्राप्त होता रहा है वो आगे भी होता रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर एक तरफ जहां अमर उजाला को बहुत अपनी तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं कि वो हर वर्ष इस प्रकार से हमारे मेधावी छात्र छात्राओं के प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम करते हैं, उनको एक नई दिशा देने का काम भी और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम भी इस प्रकार के कार्यक्रमों से होता है। और मुझे ये जरूर लगता है कि कल जब आप लोग यहाँ आए होंगे तो आपके मन में आत्मविश्वास उत्साह तो भरा ही था, लेकिन उसमें मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें धनात्मक रूप से वृद्धि हुई होगी, लगातार वो बड़ा होगा। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूं, आप सभी देश का भविष्य हैं और उत्तराखंड व देश को आगे ले जाने की जो ये अमृत काल है, आजादी का अमृत काल, इसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी आप सभी के कंधों पर है। मेरी और मेरी सरकार का यह प्रयास रहेगा कि आपके कंधे और अधिक मजबूत हों और आप अधिक कार्यकुशल बने और देश और प्रदेश को। तो देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। छात्रों का सम्मान समारोह, इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।